तो फायरबेस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, लास्ट उसमें क्लास में देखा था कि फायरबेस होती क्या है। तो उम्मीद है आपको ये पता होगा फायरबेस होती क्या है ना। व्हाट इज़ फायरबेस? क्या? एक मिनट। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो दूसरे हम फायरबेस को देखना था। अब सबसे पहले फायरबेस के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, गूगल अकाउंट। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से कोई गूगल अकाउंट चूज़ करता हूँ जिसके ऊपर मैं फायरबेस बनाऊँ। लेट से मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, या फिर मैं कोई भी फायरबेस अकाउंट कोई भी एक अकाउंट चूज़ करता हूँ जिस पर मैं फायरबेस बनाना चाहता हूँ। अब मैं एक गूगल अकाउंट, ये मेरा अरहम डेवजिन का अकाउंट है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। फिर हम जाते हैं फायरबेस के ऊपर। फायरबेस होती क्या है? फायरबेस जो सी है ये क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि फायरबेस गूगल ने बनाई है एक सर्विस। इसका काम ये होता है, जो हम बैकएंड से एपीएस वगैरह करते हैं, ये सारा का सारा काम बैकएंड से, जितना भी बैकएंड की हमें ज़रूरत पड़ती है, सारा का सारा काम आपका फायरबेस कर सकती है। इसके ऊपर डिटेल वो मैंने बनाई तो ये, बट एक छोटा सा ओवरव्यू ये है कि फायरबेस क्या एक प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है हमें बिल्ड करने में हमारी एप्लीकेशंस को। जो गूगल का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, एक बैकएंड है जो गूगल ने बनाई है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक बैकएंड है जो गूगल ने बनाई है, जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ यूज़र ट्रस्ट कर रहे हैं। फायरबेस जो सी है ये खाली एक चीज़ नहीं है, इसमें मल्टीपल सर्विसेज है। कभी भी कोई इंटरव्यू दोगे वो सिर्फ ये पूछेगा फायरबेस यूज़ की है, आप कहोगे हाँ मैंने किया, वो कहेगा कौन सी सर्विस की है। फायरबेस हमें बहुत ज़्यादा सर्विसेज देती है, कोई एक सर्विस नहीं देती। जैसे इसमें से फायरबेस की मल्टीपल सर्विस के लिए सबसे पहले हम जाएंगे गो टू कंसोल। अब गो टू कंसोल का मतलब ये है कि आप अपने कंसोल में जा रहे हो फायरबेस के। अब इस टाइम मेरे ये प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने फायरबेस पे कुछ बनाए हुए हैं। मेक श्योर आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन हो। फायरबेस के लिए कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक जीमेल अकाउंट चाहिए और वो आपका होगा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, कोई ना कोई फायरबेस पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। अब थोड़ा सा इसको समझना ये होता है कि हम ऐप फ्लटर ऐप के साथ फायरबेस क्यों यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम एप्लीकेशन देखते हैं कि जिसके ऊपर लॉगिन साइनअप होता है। लॉगिन साइनअप के ऊपर हम क्या करते हैं, एक एपीआई बनाते हैं। एपीआई बना के यूज़र से डेटा उसको सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। फिर एपीआई में अगर चीज़ें कम होती हैं, बैकएंड वाले डेवलपर से रब्ता करते हैं। सर्वर डाउन होता है, बैकएंड वाले से रब्ता करते हैं। बैकएंड वाला हमारे पर रिलाय है। अगर हमारी एप्लीकेशन सही है, बैकएंड का सर्वर नहीं चल रहा, बैकएंड का सर्वर में कोई इशू आ गया, या अगर लेट्स से उसकी एपीआई नहीं सही है, तो हम क्या करते हैं, बैकएंड वाले को बात करते हैं, बैकएंड वाला फिर उसको सही करता है। तो इसमें कितना ज़्यादा वो हेक्टिक होती है। फायरबेस बनाने की मकसद ये है कि एक ही बंदा अगर ऐप बना रहा है, एक ही बंदा उसकी बैकएंड भी मैनेज कर ले। ये कोई ऐसी नहीं है कि हमें कोडिंग लिखनी है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसके बने बनाए मेथड्स हैं, हमने उनको यूज़ करना। ये सारी गेम इसकी मेथड्स की है। वो आपको मेथड्स एक दफ़ा सीखने में आ गए, दो लाइन का कोड है, सिर्फ दो लाइन का कोड, 2 लाइन का कोड, और आपका काम हो करेगा। इवन इस पर लॉगिन करवाना, साइन अप करवाना 1 लाइन का कोड है सिर्फ। तो इतना आसान फायरबेस को गूगल ने कर दिया है। तो खाली फायरबेस ऐसी सर्विस नहीं है जो हमें ये दे रही है। फायरबेस के अलावा भी बड़ी सर्विसेज हैं। AWS जैसी एक अपनी सर्विस देती है, एम्पलीफाई भी AWS की सर्विस है जो फायरबेस की टक्कर की बनाई गई है। एम्पलीफाई AWS ने एक सर्विस लॉन्च की है, वही चीज़ें दे रही है जो हमें फायरबेस दे रही है। बस सिर्फ ये है कि ये किसकी बनाई है, AWS की बनाई है। एम्पलीफाई भी समटाइम लोग होते हैं कहते हैं हम फायरबेस से ज़्यादा एम्पलीफाई पे जाते हैं, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर फायरबेस, वो बस मॉडरेट हो जाती है, बट सबका अपना ट्रस्ट होता है। आप एम्पलीफाई पे भी वही काम कर सकते हो जो आप उस पर कर सकते हो। ठीक है, ये अमेज़ॉन फुल ऐप आई थिंक ये ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, एम्पलीफाई के अलावा एक और होती है जो बड़ी यूज़ होती है, जो फायरबेस के बाद जिसका नाम मैंने काफ़ी सुना है, वह है सुपाबेस भी क्या कहते हैं, सेम वही सर्विस है। जैसे हमें फायरबेस दे रही है, एम्पलीफाई दे रही है, वही चीज़ें हमें सुपाबेस भी दे रही है। ये किसी थर्ड पार्टी की बनाई हुई है, ये कॉस्ट में सबसे कम है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हो। हमें आना ये चाहिए कि हमें अगर एक यूज़ करना आ गया, फायरबेस जैसे सिस्टम टॉप लेवल है, अगर 90% ऐप फायरबेस यूज़ कर रही हैं तो 10% इनमें से कुछ यूज़ कर रही होंगी एपीएस के अलावा। तो इन शॉर्ट आपको आनी सबसे पहले फायरबेस अच्छी चाहिए। फायरबेस एक दफ़ा सही आ गई तो आप मूव करके अपने भी हाफ पे लर्निंग कर सकते हो सुपाबेस की।
सुपर बेस के बाद आप एम्पलीफाई को ट्राई कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। मगर मुझे जो अपनी रिकमेंडेशन है, मुझे सबसे बेहतर लगी थी फायर बेस, फिर सुपर बेस और एम्पलीफाई फिर लगी थी। बाकी सबकी अपनी चॉइस हो सकती है, ठीक है। तो इन सब का काम ये होता है कि हमें ये मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे कोई भी बैकएंड डेवलपर होता है, हम उससे लॉगिन की एपीआई लेते हैं, डेटा गेट करते हैं, डेटा ऐड करते हैं, ये सारा काम करते हैं। तो यही काम हमें फायरबेस सारी फैसिलिटी देती है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी दुनिया की बैकएंड हो, कुछ भी हो ना, तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें कॉमन होती हैं। ओ यार शिट, गुड, एक मिनट, इसको मैं ओके मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती है। ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है, यूज़र का डेटा स्टोर होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन क्या होती है? ये ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन सिस्टम होता है। अब ऑथेंटिकेशन में भी मल्टीपल चीज़ें होती है। गूगल ऑथ होती है, फेसबुक ऑथ होती है, ट्विटर ऑथ होती है, वो गिटहब ऑथ होती है, वो इतनी ज़्यादा ऑथ होती हैं। तो सबसे पहले हमने फायरबेस के ऊपर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ये सबसे आसान है। सबसे पहले हमने क्लिक करना है प्लस के ऊपर, क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। ये नेम कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट का नाम रखा है फायरबेस डेमो। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि कुछ मैच हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लेटर कैपिटल हो, ये हो, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नाम फायरबेस डेमो 1 एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रोजेक्ट का नेम रखा है। उसके बाद वो करेंगे नेक्स्ट करने के बाद वो पूछेगा कि आप गूगल के एनालिटिक्स को ऑन करना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। कर भी दोगे तो कोई इशू नहीं है, ऑन भी कर दोगे कोई इशू नहीं है, बंद कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे और सिंपल हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। मतलब हमने 2 स्टेप्स के अंदर फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। और प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, सिर्फ प्रोजेक्ट का नेम दिया है। प्रोजेक्ट का नेम देने के बाद सिर्फ हमने एनालिटिक्स को बंद किया है। अगर ऑन करना है तो ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होगा, ठीक है। तो फायरबेस क्या है? फायरबेस एक बैकएंड है जो गूगल की बनाई ही है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने सारे काम कर सकते हैं फ्रंट एंड पे रहते हुए। हमें किसी कोई ऐसे बैकएंड डेवलपर की ज़रूरत नहीं होगी। ये फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर सारा कुछ हो सकता है जो किसी एपीआई से हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। मैं करता हूँ कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखना, मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो हो गया है क्रिएट। ये अब इस टाइम यहाँ पे इसका थोड़ा डैशबोर्ड समझने वाला होता है। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नेम होता है, आप किस प्रोजेक्ट में खड़े हो। अब यहाँ से किसी भी प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो सकते हो। तो मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट है फायरबेस डेमो 1, मैंने नाम ये रखा था। इसके अलावा यहाँ पे अभी फायरबेस प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे लिखा होता है इसका प्लान नेम। हम फायरबेस का भी यूज़ करें स्पार्क प्लान। स्पार्क प्लान होता है कि जो फ्री प्लान होता है। फायरबेस जो उनसी है बेसिकली पेड सर्विस है। फायरबेस फ्री सर्विस नहीं है। फायरबेस हमें लिमिटेड फ्री चीज़ें देती है, बट ये एक्चुअली पेड है। बड़े लेवल पे जब एप्लीकेशन बनती है तो इसको पेड बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स आ रहे हैं कि यहाँ पे iOS आ रहा है, एंड्रॉयड आ रहा है, वेब आ रहा है, यूनिटी आ रहा है और फ्लटर आ रहा है, ठीक है। तो अब सिंपल क्या सीन होता है कि हमने सबसे पहले फायरबेस को अपनी ऐप के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अभी ये है कि हमारी एप्लीकेशन ये है और फायरबेस ये है। अभी दोनों को पता नहीं है कि हमने कैसे कनेक्ट करना है। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फायरबेस को अपनी ऐप के साथ कनेक्ट करना होगा, ठीक है। उसको कनेक्ट करने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप एक एक करके कॉन्फ़िगरेशन करो। iOS की अलग करो, एंड्रॉयड की अलग करो, वेब की अलग करो, यूनिट, इन तीनों की अलग अलग करो। दूसरा तरीका ये फायरबेस ने हमें आसानी दी है कि हम फ्लटर की बिल्ट इन टूल के थ्रू ये सब कर सकते हैं। तो ये फीचर सिर्फ फ्लटर वालों को मिला, रिएक्ट नेटिव वालों को नहीं मिला, ठीक है। तो आप क्या करते हो, कुछ लाइंस के कोड के थ्रू आप सारे के सारे प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अब हम एज अ फ्लटर इसको यूज़ करते हैं, बट ये मैनुअल तरीका आप समझो हमारे लिए यूज़ काम का ही नहीं है। हम इसके बगैर भी सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चूज़ करता हूँ फ्लटर को। फ्लटर चूज़ करने के बाद उसने कह रहा है आपने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आपने 3 स्टेप्स सही फॉलो कर लिए, आपकी फायरबेस कनेक्ट हो जाएगी। तो ये 3 स्टेप्स हमेशा सही फॉलो करने हैं। क्या करना है, सबसे पहले कि हमें ना फ्लटर जो उनसी है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। हमें पता है कि हमने अपने सिस्टम के अंदर फ्लटर को इंस्टॉल किया हुआ है।
अगर फ्लटर इंस्टॉल नहीं होगी तो हमारा प्रोजेक्ट भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले फ्लटर का एसडीके होना चाहिए, ये हमारे पास है। दूसरा वो कहता है कि आपके पास इसकी फायरबेस का सीएलआई होना चाहिए। अब ये आपके पास नहीं होगा, आपने इसको कैसे ढूंढना है? सबसे पहले आपने इसको क्लिक करना है इसके ऊपर, वो यहाँ पे आपको नई पेज पे लेके चला जाएगा। वो पास गई है अंदर। ओके उसके बाद क्या कहते हैं, हमने इसे ओपन किया, उसके बाद पूछेगा आप विंडोज़ पे करना चाहते हो, मैकओएस पे, लिनक्स पे। मैं कहता हूँ मेरे पास लेट्स से विंडोज़ है, विंडोज़ चूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे दो तरीके हैं। सबसे आसान तरीका मुझे जो लगता है वो ये है, आप npm से इंस्टॉल कर लो। आप या तो ये बाइनरी फाइल है इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है, फिर इसका पाथ सेट करना होता है, ये करना होता है, बड़ा रोला होता है। आप सिंपल यहाँ पे करो, ये npm आ रहा है, इसको क्लिक करो और यहाँ से ये कमांड को उधर जाओ, उधर से Node.js का पता है? व्हाट इज Node.js? हाँ वालेकुम अस्सलाम, बहुत जल्दी आ गई। हमने तो पहले दिन ही रूल तोड़ दिया। हाँ तोड़ गए, मैं तो बना ही नहीं रहा। ना करें, मैं तो बना ही नहीं रहा। क्यों? बनानी क्यों थी, मैंने रात ही बता दिया था। आपने ये नहीं बताया था मैंने वीडियो नहीं शेयर करनी? तो वो मैं कल नहीं की, कल दूसरे बैच को नहीं की। अच्छा तो व्हाट इज फायरबेस? हाँ पिछले लेक्चर में की तो थी। व्हाट इज फायरबेस, क्या है फायरबेस? क्या अपने अल्फाजों में आप बयान करना चाहेंगी, इसकी मेरे नॉलेज में इजाफा करें थोड़ा। इसके थ्रू हम अपना डाटा स्टोर करवा सकते हैं। डेटा स्टोर कर सकते हैं, बस डेटा स्टोर तो और भी चीज़ें कर सकती है। फायरबेस क्या है, व्हाट इज फायरबेस, एग्जैक्ट डेफिनेशन? हाँ तुम बताओ, व्हाट इज फायरबेस? हमें बैकएंड की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपनी ऐप और बैकएंड को खुद ही संभालते हैं, फायरबेस को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा तो हमें एपीआईज की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसी से ही हैंडल करते हैं बैकएंड को अपनी। तो बैकएंड डेवलपर की जरूरत ही नहीं। नहीं, हम इधर से ही हैंडल करेंगे ना, लेकिन इस पे ये है कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए इसकी कॉस्ट पड़ जाती है। तो भाई फायरबेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फायरबेस एक गूगल की बनाई बैकएंड है, इसके थ्रू हम मल्टीपल काम कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, वीडियो स्टोर कर सकते हैं, पीडीएफ स्टोर कर सकते हैं, उसके अलावा ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, आप उसके ऊपर एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हो, एड्स लगा सकते हो। मतलब फायरबेस की इतनी सर्विसेज हैं कि आप ज़िंदगी लग जाएगी आपको नहीं आएगी, इतनी सर्विसेज है। ठीक है, तो इन शॉर्ट मेजर सर्विसेज जो इसकी गिनी जाती है, किसी भी इंटरव्यू में जाओ पूछेगा कौन सी सर्विस है, आपने सिर्फ 4 के नाम ज़रूर देने। फायरबेस ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन होती है लॉगिन साइन अप, जो आज हम करेंगे। उसके अलावा होते हैं फायरबेस फायर स्टोर जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो, फायरबेस स्टोरेज जिसके अंदर आप ये पीडीएफ्स वगैरह स्टोर करते हो, इमेजेस वगैरह स्टोर करते हो, वीडियो स्टोर करते हो। और इसके अलावा थी हमारी एक और कौन सी थी, फायरबेस फंक्शंस, और भी है रिमोट कन्फिग, ये सब ये अब देखते हैं अभी। तो अभी हम फायरबेस को कनेक्ट कर रहे थे अपनी ऐप के साथ। सबसे पहले मैंने क्या किया, फायरबेस पे अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हम आ गए होम पेज के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है कि हमारा डेमो 1 है। उसके बाद यहाँ पे ये 3 प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, एंड्रॉयड, iOS और वेब। हम एक एक करके भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट फायरबेस ने हमें एक ऑप्शन दी है कि हम फ्लटर के डेवलपर्स हैं तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करके सब कुछ कर सकते हैं। तो हम यूज़ करें फ्लटर का CLI मोड, इसको कहते हैं फायरबेस CLI मोड। जब भी इंटरव्यू में पूछे कि आप फायरबेस कैसे कनेक्ट करते हो तो आप ये कह सकते हो मैं फायरबेस CLI यूज़ कर रहा हूँ। CLI होता है कि आप फायरबेस की ये मेथड यूज़ कर रहे हो जो ये CLI को फॉलो, जैसे लिखा भी फ्लटर फायर CLI। ठीक है, इसके लिए फायरबेस और फ्लटर ने मिलके एक चीज़ भी बनाई है, फ्लटर फायर की ना एक डॉक्यूमेंटेशन बनाई है। फ्लटर फायर मिलके उन्होंने एक अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाई है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, फायरबेस और फ्लटर ने मिलके बनाई है। कभी भी कोई मेथड फायरबेस के चेंज हो जाए आपको यहाँ से सब कुछ मिलेगा कि ऑथेंटिकेशन में क्या करना है, क्या वर्जन है, क्या मतलब सारी डिटेल्स आपको लेटेस्ट जो भी फायरबेस और फ्लटर की होगी वो यहाँ वेबसाइट से मिल जाएगी, फ्लटर फायर। ठीक है, तो जो सी हमारी फायरबेस है इसने क्या, अब हम ये जो मेथड है हमें CLI का, ये भी इन दोनों ने मिलकर बनाया कि फ्लटर और फायर दो मतलब टीम में मिलके एक चीज़ बनाई है। ठीक है, ये इसलिए बनाई है क्योंकि फायरबेस भी फ्लटर की गूगल की है और फ्लटर भी गूगल की है।
तो दोनों ने मिलके आसानी पैदा करने के लिए काम किया। क्योंकि हम देखो अगर एक एक करके कन्फिगर कर रहे होते ना तो बहुत टाइम लगता। पहले मैं iOS के लिए सारे स्टेप्स फॉलो करता, फिर एंड्रॉयड के लिए करता, फिर वेब के लिए करता, तो उससे हमारा टाइम भी इतना ज़्यादा लगता। दूसरी बात ये थी कि हमारा टाइम के बाद अगर कोई इशू आता वो डिबग करना बड़ा मुश्किल था। बट इनको अगर फॉलो करते हो 100% आपका काम होगा, 100%। तो इस वजह से सबसे पहले हमारे पास ये 3 स्टेप्स को चलाने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले फ्लटर इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपके सिस्टम में फ्लटर इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ इसको आगे ना फॉलो करोगे। डेफिनेटली हमारे सिस्टम में फ्लटर तो होगी। दूसरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए फायरबेस CLI, ये चीज़। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, वो आपको नए टैब के ऊपर लेके चला जाएगा कि आप बताओ आपको एंड्रॉयड है, iOS है, मैक है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप ऐसा करो, इसको विंडोज़ सेलेक्ट करो। विंडोज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन होती हैं, ये स्टैंड अलोन बाइनरी है और एक NPM है, ठीक है। अब मेरी रिकमेंडेशन ये आप NPM को फॉलो करो, ये काफ़ी आसान है, आपका काम उसी टाइम हो जाएगा। बट अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको पाथ वगैरह के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। ये एक फ़ाइल डाउनलोड होगी 150 MB की, वो आप इंस्टॉल करोगे, फिर आप उसका ENV में जाके वहाँ पाथ सेट करोगे। तो इससे बेहतर आप NPM मेथड को यूज़ करो। अब जब आप NPM मेथड को यूज़ करोगे ना तो मेक श्योर आपके सिस्टम में Node.js होनी चाहिए। अगर Node.js आपके सिस्टम में नहीं है तब वो NPM मेथड नहीं चलेगा। अब Node.js के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज़ Node.js। सब कुछ आपने मुझसे ही पूछना है। हाँ जी फैजान भाई, व्हाट इज़ Node.js। Node.js बैकएंड है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पे, फ्रेमवर्क है ना। हाँ ठीक है, तो Node.js बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट की बनाई हुई है। Node.js के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके बैकएंड बनाते हो। जैसे क्या कहते हैं, हमने APS लिखते हैं तो वो जो बैकएंड डेवलपर है वो Node.js को यूज़ करके बैकएंड बनाता है। तो जो NPM हम यूज़ कर रहे हैं ये Node.js के बगैर नहीं चलता। तो आपने एक सिंपल ये करना है, सबसे पहले मेक श्योर करना है कि Node.js आपके सिस्टम में है, या अगर नहीं होगी तो आपने सिर्फ Node.js पे जाना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से जाके करंट वर्जन या कोई भी वर्जन डाउनलोड करना है। डाउनलोड के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना, जैसे नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करते हैं। जब वो इंस्टॉल हो जाए तब आप एबल होगे कि आप इस वाली लाइन को यूज़ कर सकोगे NPM की। ये जब हो जाए आपने क्या करना है, सिर्फ इस लाइन को कॉपी करना, जाके अपने टर्मिनल पे आके चला देना है। मतलब यहाँ पे टर्मिनल खोलना है और यहाँ पे आके उस कमांड को चला देना है, ये वाली कमांड, ठीक है। ये कमांड फर्स्ट टाइम बहुत टाइम लेगी, डिपेंड करता है इंटरनेट के ऊपर। मैंने जब इसको यूज़ किया जिस भी विंडो मशीन के ऊपर 5 मिनट तो मुझे लगे, ठीक है, चाहे इंटरनेट अच्छा हो। तो इन शॉर्ट, हाँ 2 मिनट लगे। ओ भाई ये वाला कमांड, ये टूल डाउनलोड होता है, अभी चलाई, मेरा तो 5 मिनट का एक्सपीरियंस गया हमेशा। तो इन शॉर्ट आपने ये कमांड चलानी है, आपका जो सा है ना ये फायरबेस टूल्स डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया अपना फायरबेस का ये 2 स्टेप्स को। CLI हो गई, उसके बाद SDK हो गया। जब ये दोनों स्टेप हो जाएंगे अब हमने तस्दीक करनी है कि क्या हमारा सच में प्रोजेक्ट कन्फिगर हुआ है कि नहीं, मतलब हमारी CLI इंस्टॉल हुई है कि नहीं। हमने सिर्फ काम ये करना है, यहाँ पे लिखना है फायरबेस लॉगिन। फायरबेस लॉगिन क्या करेगा, आपको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर रह के फायरबेस लॉगिन ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फायरबेस लॉगिन करोगे, अगर ये कमांड चलती है इसका मतलब ये आपने NPM भी सही इंस्टॉल कर लिया, आपकी फ्लटर भी थी, सब कुछ सही था, ठीक है। अब फायरबेस लॉगिन करते हैं तो देखो मुझे बता रहा है कि आप ऑलरेडी लॉगिन हुए इस मेल के साथ, अरहम सर्वर 786 के साथ। आपकी पहले ये वाली ईमेल कॉन्फ़िगर हुई है और मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ अपनी अरहम डेवजिन वाली ईमेल। तो यहाँ पे एक और कमांड होती है, यहाँ पे फायरबेस लॉग आउट। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे दूसरा प्रोजेक्ट लगाना है तो मैं फायरबेस को यहाँ से लॉग आउट कर दूँगा, ठीक है। ये लॉग आउट करने के बाद मैं अपनी पहली ईमेल से निकल जाऊँगा। अब दोबारा से मैं क्या करता हूँ, वही काम करूँगा, फायरबेस लॉगिन। आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपने अभी तक फायरबेस यूज़ ही नहीं की होगी। तो आपने सिर्फ ये वाली कमांड चलानी है, फायरबेस लॉगिन। जब आप इसको चलाओगे ऐसा होगा जैसा मेरे साथ होगा। अब ये जैसे फर्स्ट टाइम हो रहा है, वो पूछेगा कि आप सच में इसके टूल को यूज़ कर रहे हो। मैं कहूँगा वाई और एंटर करूँगा, वहीं से वो क्रोम ब्राउज़र खोलेगा। अब मेक श्योर आपका जो क्रोम का लिंक है वो वहीं पे ओपन हो जिस ब्राउज़र पे आप फायरबेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो मैं इसके लिंक को कॉपी करता हूँ, मैं इसी ब्राउज़र पे खोलना है तो मैं यहीं पे इसको ओपन करूँगा, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे पास मल्टीपल ब्राउज़र्स हैं तो वो क्या कहता है बाय डिफ़ॉल्ट उधर चला जाता है। तो आपके पास अगर एक ब्राउज़र होगा तो वो आपको यहाँ पे लेके जाएगा कि आपके अब, और मेक श्योर ये आपका ब्राउज़र वही वाला ओपन हो, अरहम डेवजिन वाला जिसको आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोडिंग होगी, वो कहेगा कि आप साइन इन करो, ओके। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मेरी अरहम डेवजिन की जो ईमेल है वो ये है,
यहाँ पे @gmail.com रिक्वायर्ड नहीं होता गूगल पे, इसके बगैर भी चल जाता है। ठीक है, ओए हो सकता है लिंक कॉपी सही नहीं हुआ मेरे से, या फिर ये लिंक आ जाता है, आप इसको डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। मैं लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, नया टैब खोलता हूँ, पेस्ट वी, एंटर। कम ऑन, बाकी बताओ नोड.जेएस क्या है? व्हाट इज नोड.जेएस? फ्रेमवर्क है। लाइब्रेरी है। अच्छा, अभी देखो लिंक कॉपी किया, वो कहता है अभी चूज़ करो अपने ईमेल अकाउंट। मैं कहता हूँ ठीक है, दरवाज़ा पे ही खोलिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, वो कहता है ठीक है चूज़ किया, वो कहता है कंटिन्यू, मैं कहता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। मतलब मैं बस क्लिक ही कर रहा हूँ, मैंने और कुछ नहीं किया, बस मैं सिर्फ अपने फायरबेस को कनेक्ट कर रहा हूँ। अब वो यहाँ से मुझसे परमिशन ले रहा है कि आपकी फायरबेस CLI एक्सेस चाह रही है आपके गूगल अकाउंट की। मैं कहता हूँ ठीक है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो, अलाउ कर दो। मतलब हम अलाउ कर रहे हैं अपने फायरबेस को कि वो अलाउ वो इधर आके हमारे से कनेक्ट हो जाए। भाई आपने कल कहा था 12:30, आज कौन सा 12:30? अब क्या गेम है? चलो, फायरबेस जो सी है वो लिखा है कि वो हमारी जो फायरबेस है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है, ठीक है। अभी सिर्फ हमने क्या किया है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ फायरबेस के 2 स्टेप्स को फॉलो किया। और पहले स्टेप के ऊपर देखो यहाँ पे लिखा भी था फायरबेस लॉगिन, आपने ये चलानी है। हमने लॉगिन करके ये पहले स्टेप को जो था ना, प्रिपेयर आपने वर्क स्पेस करनी, ये काम कर लिया, ठीक है। हमारी फायरबेस कनेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे देखो लिखा भी है सक्सेसफुली लॉगिन arhamdevzin@gmail.com। इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी सही ईमेल जिसको मैंने कनेक्ट करना है उसको कनेक्ट कर लिया। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हो, कल को आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो, वो कहता है आप हमारी ईमेल के साथ कनेक्ट करो, तो आपने सिंपल उनके गूगल को लॉगिन कर लेना है, या वो आपको फायरबेस पे परमिशन दे देंगे, अलाउ कर लेंगे। आपने सही ईमेल को इस तरह से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ये करने के बाद हमारा पहला स्टेप कवर हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये जो 2 स्टेप्स हैं इनमें थोड़ा सा सीन होता है। यहाँ पे आपने 2 कमांड्स को रन करना है 1 बाय 1, मेक श्योर आराम से रन करना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पहली कमांड को कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, एंटर करूँगा। अब ये क्या करेगी, ये कुछ पैकेजेस वगैरह डाउनलोड करेगी और ये हमारी फर्स्ट कमांड चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैक में कुछ चेंज चीज़ है और विंडो में चेंज चीज़ है। मैक के अंदर मुझे ये एक और एक्स्ट्रा कमांड चलानी पड़ेगी, ये उसने मुझे सजेस्ट की। आपको ये कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप विंडोज़ में हो, बट कल को अगर आप मैकओएस पे काम करते हो तो मेक श्योर ये याद रखना कि वो आपको कह रहा है कि आपने ये एक एक्स्ट्रा कमांड अभी चलानी, बिफोर इस कमांड से पहले, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कैसे याद रखा हुआ है, पहली कमांड में जब चलाता हूँ तो मुझे वो वार्निंग्स वगैरह देता है और कहता है आप अपने इसको एक्सपोर्ट कर लो, तो मैं सिर्फ इस कमांड को इसी टाइम कॉपी करके यहाँ पर रन कर लेता हूँ, ठीक है। ये विंडोज़ में आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने क्या करना है, अपनी सेकंड कमांड को कॉपी करना है और सेकंड कमांड को रन करना है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया। अगर अब यहाँ तक आप सही आ जाते तो इसका मतलब ये आपने सही फायरबेस कनेक्ट किया है, सब कुछ सही कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अब आप बताओ आप एंड्रॉयड पे कनेक्ट करना चाह रहे हो, iOS पे करना चाह रहे हो, मैकओएस पे कि वेब पे। मतलब हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट ही खाली एंड्रॉयड का बना रहे हो तो आपको 3 फायरबेस की ज़रूरत ही नहीं है। इस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट ये चारों के चारों टिक हुई हैं। तो आपने क्या करना है, ये डाउन एरो की से ऊपर नीचे होना है और स्पेस प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो स्पेस के बटन से। अगर आप स्पेस प्रेस करोगे तो इसका मतलब वो अनसेलेक्ट होगा, उसको दोबारा करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, मुझे आई थिंक सिर्फ अभी एंड्रॉयड की ज़रूरत है, iOS की मैकओएस की ज़रूरत नहीं है, वेब भी चलो जाने दो, मुझे 3 प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर दो। हालांकि मुझे इससे कोई कॉस्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, बट मैं अच्छी प्रैक्टिस है, मैकओएस पे मुझे चलानी ही नहीं तो ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो आपको हो सकता है यहाँ पे 3 ही आ रहे होंगे। ये करने के बाद आपने जब फाइनल कर लिया, एंटर प्रेस करना है। अब क्या होगा, ये कन्फिगर करना शुरू कर देगा, ये ऑटोमेटिकली कुछ कमांड्स चला रहा है जो हमारी काम कर रहा है। अल्लाह, नहीं यार, पूरी आपने होती है। हाँ आज नहीं, अभी नहीं है,
अच्छा, अब ये देखो, ये ऑटोमेटिकली देखो पहले फायरबेस वेब ऐप कॉन्फ़िगर हो रही है। ये सारी की सारी पहले उसने देखो फायरबेस को एंड्रॉयड को रजिस्टर किया, उसके बाद उसने आईओएस को रजिस्टर किया, अब वेब को रजिस्टर किया, और फाइनली ये सब कुछ हो गया। उसके बाद उसने पूछा कि डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर ग्रेडल, यस और नो। आपने सिर्फ यस कर देना है, वाई प्रेस करना है, एंटर। मेरी इधर भी वो कह रहा है, वो पास वाला मसला वार्निंग इधर भी दे रहा है। कौन सा पाथ वाला? वो जो पास वाली वार्निंग नहीं आई थी कि पापा का कमांड तो अगर वो पाथ आ रहा है ना, तो उसको वहाँ पे जाके आ रहा, वो कमांड भी नहीं आ रही, पास भी नहीं आ रहा। ओके। कॉन्फ़िगर करो उसको पापा अपने पास। ओके, चलो देखते हैं, देखते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक आने के बाद वो फाइनली आपको कहेगा कि ठीक है, आपका प्लेटफॉर्म कॉन्फ़िगर हो गए हैं, कौन कौन सा, वेब का, एंड्रॉयड का, आईओएस का। ठीक है, अभी मैंने बिल्कुल फ्लटर का नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो जब मैं अभी इसको ओपन करता हूँ ना, तो यहाँ पे एक फ़ाइल बनी आ जाएगी जिसका नाम है फायरबेस ऑप्शंस का। ये फ़ाइल मैंने नहीं बनाई, ये खुद ब खुद फायरबेस की CLI ने बनाई है। ये फायरबेस ऑप्शन की कमांड, अगर आपने ये फ़ाइल उड़ा दी, इसका मतलब आपने सारी फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन उड़ा दी। इस फाइल के अंदर पड़ा क्या क्या हुआ है मैं दिखाता हूँ। इस फाइल के इसके अंदर सारी की सारी ये वेब की कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है, इसके अंदर एंड्रॉयड की कॉन्फ़िगरेशन है और iOS की कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमने सेलेक्ट किए थे उनकी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हमने इसको उड़ा दिया इस फाइल को, तो समझो सब उड़ गया। ठीक है, अभी ये एरर दे रहा है। एरर देने की रीज़न ये है कि ये जो फाइल इसने बनाई है, उसको एक पैकेज रिक्वायर्ड है फायरबेस कोर का। ठीक है, हमने अभी तक कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, हमने बिल्कुल नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है फायरबेस कोर का। अब फायरबेस कोर का पैकेज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देखना है। हम pub.dev के ऊपर आते हैं, यहाँ पे कहते हैं फायरबेस कोर का पैकेज जो सा वो दिखाओ। अब फायरबेस कोर पैकेज क्या होता है, अगर आप फायरबेस कोर पैकेज नहीं यूज़ करोगे तो आप अपनी फ्लटर प्रोजेक्ट को फायरबेस से कन्फिगर नहीं कर सकते। फायरबेस कोर नाम से ही पता चल रहा है ये कोर पैकेज है जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, सिंपल इस पैकेज को कॉपी करना है और अपने pubspec.yaml में जाना है, और यहाँ पे आके मैंने इसके अंदर इसके नीचे आके ऐड कर देना है। ठीक है, मैं फ्लटर का लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं कर रहा, इस वजह से मैं इसको वर्जन को हटा देता हूँ। आप अगर लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें तो अच्छी बात है, और मैं यूज़ नहीं करता, मैंने वर्जन उसको हटा दिया ताकि वो खुद ब खुद चूज़ कर ले कि आप कौन सा फ्लटर वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक कुछ भी नहीं था, यहाँ तक हमारा काम हो गया। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ये अब ऑटोमेटिकली पैकेज गेट हो रहे हैं, मैंने कुछ कमांड्स को रन किया है और फाइनली मेरा काम हो गया। ठीक है, अब आखिरी स्टेप रह गया हमारा, हम बहुत करीब है, पहुँच गए। फिर हम वापस आते हैं अपने स्टेप 1 के ऊपर। वो कहता है आपने जब ये दोनों कमांड चला ली, ओके हो गई, आपका प्रोजेक्ट कन्फिगर हो गया। आप उस पर इसने लिखा भी हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, एक फ़ाइल बनेगी लिब के अंदर फायरबेस ऑप्शंस की आपकी, जिसमें प्रोजेक्ट की कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आप नेक्स्ट करो, और फाइनली आपने क्या करना है, अपने मेन मेथड के अंदर आना है और ये लाइन को ऐड करना है, ये लाइन को। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को कॉपी कर लेना है। ये दो इंपोर्ट्स भी आप इनको भी ऐड कर सकते हो, बट ये दोनों ये सब आपने ऐड करना है। थर्ड स्टेप, अब हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर जाते हैं टॉप के ऊपर, रन ऐप से ऊपर यहाँ पे आके ऐड कर देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने, वहीं से जो उसने मुझे बताया कि आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में अपने फायरबेस को इनिशियलाइज़ करना है। तो आपने क्या करना है, वो जो लाइंस ऑफ कोड है इनको कॉपी करना है और अपने रन ऐप से ऊपर ऐड कर देना है। ठीक है, अब ये जो सा अवेट मेथड है, तो हमें मेन मेथड को एसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि आप फायरबेस को इंपोर्ट करो, इसको इंपोर्ट करो। तो ये इन दोनों के लिए या तो आप मैन्युअली इस पे से जाके इंपोर्ट कर लो यहाँ से, या फिर आप क्या कहते हैं वो दोनों इंपोर्ट्स को पिक कर लो, दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वही दोनों इंपोर्ट्स को पिक किया और यहाँ पे रखा, तो हमारा जो फायरबेस का मेन चीज़ थी वो पूरी हो गई। ठीक है, एक चीज़ और जो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में लिखी नहीं हुई और ये हमेशा करनी होती है, वो क्या होती है, यहाँ पे एक लाइन लिखनी होती है, विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज। ये लाइन आपको ना इस फायरबेस इनिशियलाइज से पहले लिखनी होती है। उसका मकसद ये होता है कि आप इंश्योर कर रहे हो कि ये वाली लाइन इनिशियलाइज होगी, फिर आगे काम हो। ये इस डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे लिखी नहीं, बट हमें ये ऐड करनी होती है, इसलिए कि इंश्योर करो कि मेक श्योर आपकी जो इनिशियलाइजेशन है वो हो गई है नहीं हुई है। आपको ये लाइन एक एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है इससे ऊपर, इनिशियलाइज से ऊपर, और फाइनल आपने रन ऐप यहाँ पे लिखना होता है।
इसका मकसद ये है कि जैसे ही कोई ऐप हमारी ऐप ओपन होगी, सबसे पहले वो इंश्योर करेगा कि नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट हो, उसके बाद वो जब इनिशियलाइज हो जाएगी और उसके बाद फिर रन ऐप हो। मतलब रन ऐप पहले ना हो, ऐसा ना हो कि पहले ऐप रन हो जाए बाद में इनिशियलाइजेशन हो। तो हमने क्या करना है, इसको सबसे लास्ट पे रखना है रन मेन मेथड के अंदर। हाँ जी फैजान आई समझ के वही शुरू से क्या शुरू से अब कन्फिगर हो चुका है प्रोजेक्ट, वो तुम देख लेना। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें इसकी समझ आई है मैंने ये क्या किया अभी। ऊपर वाली लाइन की नहीं है। कौन सी वाली लाइन की? देखो सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया। हम फायरबेस को कन्फिगर कर रहे हैं। फायरबेस कन्फिगर करने के लिए हमने 3 स्टेप्स को फॉलो करना। ये 3 स्टेप मैंने कहाँ से खोले हैं? मैंने घर से लेके नहीं आया। यहाँ पे देखो फायरबेस लिखा, फायरबेस पे गए, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, आपकी फायरबेस कन्फिगर हो जाएगी। आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? ये पहली चीज़ होनी चाहिए, फिर ये फ्लटर होनी चाहिए। तो पहली चीज़ क्या है? फायरबेस CLI। उसके लिए मैंने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा। आप जब इस पर क्लिक करोगे इस CLI के ऊपर, तो आपको ये खुलेगा। आपने वहाँ से चूज़ करना है कि आपका एक भी ये आएगा, ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा कि आप एंड्रॉयड हो, मैक ओएस हो, विंडोज़ हो। आपने विंडोज़ चूज़ करना है। विंडोज़ के बाद यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी, आपने यहाँ पे इसको करना है npm को यूज़, ठीक है। npm के लिए आपने ये वाली कमांड को रन करना है। और फाइनली आपका जो सा है वो आपने कमांड को रन का करना है अपने यहाँ CMD पे टर्मिनल पे आके यहाँ पे कमांड को रन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है? दूसरे स्टेप को फॉलो करना है। आपने ये 2 लाइंस को चलाना है, 2 कमांड्स को। जब ये दोनों भी चल जाएंगी तब आपने फाइनली क्या करना है? ये वाले कोड को पिक करना है, मेन मेथड से ऊपर आना है, वहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया मेन मेथड से, मेन मेथड के अंदर रन ऐप से ऊपर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है? ये वाली लाइन ऐड करनी है, विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज। ये आपकी मेक श्योर करेगी कि आपकी जो सी बाइंडिंग है वो हो गई है सही क्या नहीं। यहाँ तक करने के बाद अगर हमारा सब कुछ सही है, हमने प्रोजेक्ट को बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर एंड्रॉयड की कन्फिग्रेशन है तो एंड्रॉयड पे रन करना है, iOS की है iOS पे रन करना है, वेब किया तो वेब पे रन करना है। अगर आपका प्रोजेक्ट सही रन हो गया, इसका मतलब ये आपका सब कुछ सही गया। अगर प्रोजेक्ट रन ही नहीं सही हुआ तो इसका मतलब कन्फिग्रेशन में इशू हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा इस प्रोजेक्ट को रन लगा देता हूँ, देखता हूँ कि ये मेरा प्रोजेक्ट रन होता है कि नहीं होता। हाँ जी सही है, समझाओ सर। हाँ मैं व्हाट इज फायरबेस? हाँ समझाइए जरा, व्हाट इज फायरबेस? मुझे क्या? हाँ यू। गूगल की सर्विस है जिसके थ्रू हम लोग, वो अभी मैं तो पूछना है क्या? हाँ गूगल की सर्विस है जिसके थ्रू हम बैकएंड को हैंडल करते हैं, ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, अपना डाटा स्टोर करवा सकते हैं, फाइल्स वगैरह को स्टोर करवा सकते हैं। ओके हाँ बताया वही है। वही तुम भी तो बताओ ना। तो हम अपने बैकएंड को मतलब देख सकते हैं उनको, मतलब बैकएंड क्या होती? जो वेब डेवलपर हम APIs देते हैं जिसके जरिए हम डाटा स्टोर करते हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, PDF वगैरह स्टोर करते हैं, डाटा को फेच करते हैं उसको। अच्छा ऐप नहीं कर सकती है? ऐप नहीं कर सकती, हमें कोई ना कोई APIs तो चाहिए होती है, हम इसलिए वेब डेवलपर से कांटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमें वेब डेवलपर नहीं चाहिए तो हम फायरबेस यूज़ करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, PDF के लिए। इसके सेक्शंस होते हैं आई फाइल। समझ वही बता रही है। क्या? अच्छा तो क्या समझ आई है बता, चल क्या समझ आई है? डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है फायरबेस। तो शेयर प्रेफरेंसेस भी तो डेटा स्टोर कर ही थी, सही है ना? पकड़ा कि नहीं? डेटा तो शेयर प्रेफरेंसेस भी स्टोर कर रही थी। हम डेटा ही तो स्टोर उसमें कर रहे थे, और क्या हम उसमें कुछ और स्टोर कर रहे थे? डेटा स्टोर कर रहे थे, ऐसे ही है। फिर क्या डिफरेंस? बता दें हम फिर क्या डिफरेंस? सवाल है कि नहीं? देखो तुमने नहीं पूछा, मैंने पूछ ली। शेयर प्रेफरेंसेस में हम लोग डाटा, यानी कि जो हम लोगों ने लास्ट काम किया होता है उसको स्टोर करवाने के लिए। अच्छा इसमें फिर नया कोई फीचर का काम नहीं,
इसमें लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। नहीं प्रेफरेंसेस भी कर लेंगे लार्ज में, मैंने कभी कहा प्रेफरेंसेस की कोई लिमिट लिमिट है? डिफरेंस क्या है? हम इतना रोले में फायरबेस एक शेयर प्रेफरेंस पैकेज लगाते, ये सारा डेटा स्टोर हो जाना। फिर क्या रोला है? हम पागल है? हमने फायरबेस चूज की क्यों? रीजन व्हाई? हाँ कितने यूजर्स एंटर कर लेंगे, मिलियन यूजर्स हो सकते हैं, तो हम इसलिए भाई ट्रिलियन यूजर लगा लो, ट्रिलियन लगा लो, टेक्स्ट ही तो है। हम खुद कितने एंटर करेंगे शेयर प्रेफरेंसेस से फ्लटर में? हमें इसलिए कोई एपीआई चाहिए फायरबेस है जिससे जितने मर्जी मतलब users तुम enter- ये कह रही हो फायरबेस और शेयर प्रेफरेंस में सिर्फ डिफरेंस ये है, फायरबेस में कम ज्यादा यूजर आ जाते हैं और उसमें कम यूजर आ शेयर जाते हैं। प्रेफरेंस में हम जो डाटा एंटर करते हैं सिर्फ उसी को स्टोर कर सकते हैं ना। अच्छा लेकिन जो फायरबेस है उसमें अगर हम लॉगिन किसी को करते हैं अच्छा उस लेकिन उसमें भी तो शेयर प्रेफरेंसेस लगती है ना। हाँ तो क्या डिफरेंस है? फिर डिफरेंस तो रहा ही नहीं मेरे ख्याल से। हाँ कम ऑन, हाँ भाई क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस? रेफरेंस में डाटा रिमूव नहीं होता। वाह भाई मैंने करके दिखाया था, मैंने रिमूव करके दिखाया था, शुक्र है मैंने किया था, मैंने करके दिखाया था रिमूव, नहीं थी ये किया था, मैंने देखा तो था, वो एक एक आइटम भी रिमूव की थी, वो सारा काम तो किया था। सर एपीआई से तो पूरा डेटाबेस आता है इतना बड़ा, शेयर प्रेफरेंसेस से कैसे कर लेंगे? डेटा स्टोर कर लो, ज़्यादा डेटा आ जाएगा। देखो यूज ऑफ छोटा ब्रेन बस। हाँ अच्छा शेयर प्रेफरेंस होती है। इसका मैनुअल डाटा स्टोर करवाया कि हाँ हाँ नहीं 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 भाई पहले भाई है ना, नहीं पूछे हैं नहीं 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 भाई तेरे पे मेरी नजर है आज। हाँ व्हाट इज शेयर प्रेफरेंस? लोकल डेटा स्टोर करवाने के लिए। ओके बहुत आला डेफिनेशन ये बोली है, wide बहुत आला तूने जो इसी बोली है ना, इसी मैं कहता हूँ सही definition में बोला, सारा कुछ है। 100% सही बोला, इसी डेफिनेशन में सारा कुछ है। अच्छा बिल्कुल सही बोला है। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल इसी सही बोला। definition में सारा कुछ है। अब आगे एक्सप्लेन कर। तूने बिल्कुल सही लफ्ज बोला है, जो हमें सुनना था तूने वही, जिसके लिए मेरे कान तरस गए थे ऐसे ही तूने है। वही बोला। बिल्कुल सही बोला। क्या है शेयर प्रेफरेंस? शेयर प्रेफरेंसेस क्या है? ओके क्या है? क्या हो गया? उसकी डेफिनेशन इतनी अच्छी थी, तुम्हारी डेफिनेशन ही खत्म हो गई। हाँ हम अपना डाटा स्टोर करवाते हैं इसमें शेयर प्रेफरेंसेस के अच्छा थ्रू। बिल्कुल इसके कर, अलावा जैसे अगर हमने अपनी ऐप को रीलोड की है तो इससे जो हमारा लास्ट हम लोगों ने जितना भी डाटा बिल्कुल रखा होता किया। है वो डिसअपीयर नहीं होता, हमें शो हो रहा होता बिल्कुल है। सही है। हाँ सही कह रही हो, सही कह रही हो, उसकी लाइन का मुकाबला नहीं, उसने वही वो सही लफ्ज बोल दी। तो बस अब वो बोल गया तो बोल गया, अब क्या हम सब बोला? तो नहीं ना बोल दोबारा सकते। बोली? वही वर्ड। लोकल डेटा स्टोर करने के वो लिए। देखो यार वो बोली जा रहा है, तुम समझ ही नहीं रही हो कुछ। क्या कह रहा है उसने? क्या कह रहा है? लोकल डाटा स्टोर लोकल डेटा कौन सा होता है? जो हम लोग खुद से स्टोर करवाते हैं। फायरबेस में तो खुद से कर रहे हैं, उसमें भी तो खुद से ही करवा रहे हैं। हमको से कोई जादू आके कोई वो आके कर रहा है, खुद से ही करवा रहे हैं, खुद टेक्स्ट फिल्ड बना रहे हैं, खुद डेटा स्टोर हो रहा है। तो वो लोकल डेटा कौन सा होता है? ये जिसने बोला है उससे पूछे ना। हाँ भाई देख ले, मैं भाई पूछ रहा था, बता लोकल डेटा कौन सा होता है? भाई तूने बोला है, मैंने तो बोल दिया। तू वही रट्टा मार के एक डेफिनेशन ना, वो डेफिनेशन की पहली लाइन याद करो, आगे जो लिखना है लिख दो। बंदे ने क्या पढ़ा? बता बता व्हाट इज लोकल डेटा? जो खुद से स्टोर करवाते हैं। यार वही वो मैं कहता हूँ, फायरबेस में भी खुद से ही कराते हैं हम। वो कौन से कोई जिन आके करके जाता है, वो खुद से ही होता है, वो भी खुद कुछ नहीं होता, करना ही पड़ता है। जो फायरबेस से डाटा स्टोर करके उसको स्टोर जो डाटा आता है उनमें से कुछ चीज़ें सिलेक्ट करके स्टोर करते हैं स्पेसिफिक, जैसे प्लेलिस्ट में अच्छा। हम कुछ वीडियोस आते हैं उसको प्लेलिस्ट में सेव करते हैं। ठीक है, जो फायरबेस से डेटा आ रहा है वो लोकल है। अब तो डायरेक्ट सवाल पूछ लिया मैं, हाँ कि ना। एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे घर में एक चीज़ रखी हुई है, ठीक है, और मेरे घर में जो चीज़ रखी है, ठीक है, तुम्हारे घर में जो चीज़ है वो तुम्हारे लिए लोकल, और मेरे घर में जो चीज़ है वो मेरे लिए लोकल, और
जो मेरे घर में चीज़ है वो तुम्हारे लिए क्या है? वैल्यूएबल होगी। क्या होगी? वैल्यूएबल कौन सी? वैल्यूएबल क्या मतलब क्या? मतलब तुम मेरी कोई चीज़ को एक्सेस करना चाहती एक्सेस हो, नहीं कर सकते हम आपकी चीज, क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि वो आपके अंडर, आपके लोकल हाँ, तुम्हें एक्सेस नहीं है ना, नहीं। दूंगा तो एक्सेस होगी, है ना? तो लोकल डेटाबेस वो होती है जो आपके सिस्टम में, आपकी डिवाइस में होती है। शेयर प्रेफरेंसेस में आप लोकल डेटाबेस स्टोर करते हो, इसका मकसद ये है कि आप सिर्फ अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, वो भी तब तक जब तक ऐप का डेटा क्लियर नहीं होता। मैंने तब भी बताया था, अगर आपने अपनी टैब को क्लोज कर दिया या फिर आपने अपनी कैशे को क्लियर कर दिया, मोबाइल रीसेट हो गया, तो डेटा खत्म। मगर अगर आपने कहीं ऑनलाइन सर्वर पर डेटा स्टोर करना है तो आपको फायरबेस का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे गिटहब है, गिटहब पे आप अपना कोड सारा का सारा ऑनलाइन रख देते हो, मान लो आपका सिस्टम उड़ गया रातों रात, तो आपका गिटहब भी उड़ गया। वो क्यों नहीं उड़ा? क्योंकि आपने कोई एक्सटर्नल सर्वर के ऊपर ऑनलाइन डेटा रखा हुआ है और आप कभी भी ऑनलाइन उससे लेते हो। और लोकल डेटाबेस नहीं है आपकी, उसमें आपने रिमोट डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, रिमोट डेटाबेस। तो रिमोट डेटाबेस कोई ना कोई होगी जो किसी इंटरनेट पे कहीं ना कहीं पड़ी होगी। तो अगर आपने कहीं डेटा ऑनलाइन रखा हुआ है उसको आप कहते हो रिमोट आपने रखा हुआ है। और अगर आपने अपने सिस्टम में लोकल रखा हुआ है, जैसे आपके हार्ड डिस्क पे सारा कुछ पड़ा हुआ है, कल को वो उड़ गया तो उड़ गया, तो ये लोकल होता है। लोकल जो सिर्फ आपके पास है, जो मैं एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपको मैंने लोकल डेटा एक्सेस करना है तो उसको रिमोट करना पड़ेगा। तो फायरबेस और शेयर प्रेफरेंसेस में डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो शेयर प्रेफरेंसेस है वो सिर्फ लोकल डेटा को स्टोर कर, मतलब आपने अपने लिए एक लॉगिन बनाया, अपना डेटा स्टोर किया, कोई दूसरा बंदा नहीं वो देख सकता आपके लिए। वो भी तब तक है जब तक ऐप डिलीट नहीं होती। ऐप डिलीट होगी वो उड़ गया। बट ये जो फायरबेस है उसका सारा डेटाबेस फायरबेस में पड़ा हुआ है। यूज़र कल को लॉगिन करे, कोई दूसरे मोबाइल से लॉगिन करे, तीसरे मोबाइल से लॉगिन करे, वो लॉगिन होगा। इसकी एग्जांपल ये, आप व्हाट्सएप पे अपना नंबर लगाते हो, OTP आता है, आपके सारे ग्रुप्स वगैरह आ जाते हैं। मैं कल को दूसरा मोबाइल चेंज करता हूँ, मैं दोबारा अपना नंबर लगाता हूँ, वही नंबर्स वगैरह सब आ जाते हैं। तो इन शॉर्ट वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन पड़े हुए हैं। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो मेरा सारा का सारा डेटा जो उनसा है वो सर्वर से आके मेरे मोबाइल में आता है। अगर ये लोकल होता तो मैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाता तो दूसरी चीज़ उसमें ना जाती। फेसबुक है, ट्विटर है, कोई भी आप सोशल मीडिया देख लो, स्काइप है, कुछ भी आप कहीं और पे लॉगिन करते हो सारी चैट्स आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि आपके लोकल मशीन में नहीं थी, वो कहीं ऑनलाइन पड़ी हुई थी। आपने जैसे ही लॉगिन किया वो ऑनलाइन सारी फैच हो गई। ठीक है, तो शेयर प्रेफरेंसेस की डेफिनेशन ही ये थी, एक लोकल डेटाबेस है जो टेम्परेरी तौर पे लोकल डेटा स्टोर करने के लिए, कोई दूसरा बंदा नहीं उसको एक्सेस कर सकता। बट फायरबेस में ये होगा, हम जो डेटा फायरबेस में स्टोर करेंगे हमारी मर्जी होगी, हम सारों को दिखाना चाहते हैं, लिमिटेड यूज़र को दिखाना चाहते हैं, किस किस को दिखाना चाहते हैं। मैं एक यूज़र क्रिएट करूँगा, आप सबको नज़र आएगा कि अभी एक डेटा नया ऐड हुआ, ये हुआ, ये हुआ, रियल टाइम पे चेंज होगा। तो फायरबेस एक डेटाबेस है, रिमोट डेटाबेस है, रिमोट सर्विसेज है। तो रिमोट सर्विस का मकसद ये होता है कि जिस पे ऑनलाइन डेटा स्टोर हो रहा होता है और ऑनलाइन ही फेच हो रहा होता है। आई क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फायरबेस एंड शेयर प्रेफरेंस? शेयर प्रेफरेंस में जो डेटा हमारे पास होता है उस पे स्टोर करवा सकते हैं और कोई एक्सेस नहीं कर सकता उस डेटा। कहाँ पे शेयर प्रेफरेंस में स्टोर करवाते हैं। ओके, मतलब मैं एक्सेस नहीं कर सकता शेयर में? हम कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता ना, मैं यार हम तुम्हारी मशीन का डेटा एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं शेयर प्रेफरेंस से? और मैं कोई हैकर हूँ? नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारी मशीन का डेटा तुम्हारे पास है, हैकर बिल्कुल, वो हैकर का हम केस नहीं सोच रहे अभी, बट ये है कि तुम्हारा डेटा तुम्हारे पास है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता और तुम्हारा डेटा तुम्हारे पास लोकल मशीन में पड़ा हुआ। और अगर तुम्हें मेरा डेटा चाहिए तो हमें दोनों को कोई ना कोई डेटा रिमोट सर्वर पे रखना होगा। रिमोट सर्वर कोई फायरबेस हो सकती है, गिटहब हो सकती है, कोई सर्वर हो सकता है, AWS हो सकती है, कोई भी हो सकता है। हम जब APS बनाते हैं हम सर्वर को डिप्लॉय करते हैं ऑनलाइन ताकि हर कोई इसको यूज़ कर सके। तो सेम इसीलिए करते हैं ताकि वो ऑनलाइन कहीं ना कहीं पड़ा होगा, एक डेटाबेस होगा, सारे के सारे डेटाबेस इसको यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो फायरबेस में डिफरेंस यही होता है कि इसके अंदर जो डेटा होता है रिमोट पड़ा होता है। अच्छा, तो आगे चलते थे, बड़े सवाल आ रहे। अच्छा, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फाइनली रन हो गया। इसका मकसद ये है, मतलब ये है कि हमारी फायरबेस कॉन्फ़िगर हो चुकी है।
सम टाइम होगा किसी का वाइट पेज आ गया, कुछ आ गया, तो इस लाइन में इशू है सिर्फ और सिर्फ इस लाइन में, ये फायरबेस वाली लाइन में। यहाँ पे बेसिकली कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप अगर समझोगे ना बड़ी अच्छी हैं, आसानी हो जाएगी। वो क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे पहली लाइन तो इंश्योर इनिशियलाइज थी, वो तो चलो ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये बड़ी कीमती लाइन है। ये क्या कर रही है, फायरबेस को इनिशियलाइज कर रही है। इसका मकसद ये है कि जैसे ही आपको यूज़र हमारी ऐप खोलेगा, फायरबेस उसकी ऐप के साथ कनेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को अगर मैं निकाल दूंगा तो फायरबेस के जितने मेथड यूज़ करने करो, बट ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। ये ऐसी है जैसे आपने किसी बंदे से चैट करनी है, पहले आप उसको पहला मैसेज करोगे, फोल्डर बनेगा, तब बातें होंगी। अगर आपको फोल्डर ही नहीं बनेगा, फायरबेस कनेक्ट ही नहीं होगी, मतलब इंटरनेट ही नहीं है, तब जाके आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट पे फायरबेस नाम से पता चल रहा है वो इनिशियलाइज हो रही है। दूसरी बात, इसके अंदर ये ऑप्शंस है। ये ऑप्शंस क्या करते हैं, ये प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ, ये बिल्ट इन है, इसके ऊपर कमांड प्रेस करके जाता हूँ, यहाँ पे देखो कंडीशंस लगी हैं कि वेब है, कि ये एंड्रॉयड है, कि iOS है, कि मैकओएस है। मैकओएस का तो हमने किया नहीं है, उसने कहा वो कन्फिगर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जब हम ऐप को रन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली चेक करता है कि हमारा प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड है, iOS है, कि वेब है। मतलब वो इतना इंटेलिजेंट है कि जब हम ऐप को रन करते हैं, वो सबसे पहले ये देखता है कि यूज़र वेब से आया है, एंड्रॉयड से आया है, कि iOS से आया है। अगर वो एंड्रॉयड वेब से आया होता है तो वेब के वेरिएबल के अंदर जो पड़ा है, मतलब वो क्या पड़ा है, ये पूरी की पूरी कन्फिग्रेशन उसको रन करता है। अगर वो एंड्रॉयड से आया होता है, एंड्रॉयड की कन्फिग्रेशन रन करता है। और अगर वेब iOS से आया तो ये इसके लिए करता है। रियली ये जो इसने हमें लाइंस ऑफ कोड प्रोवाइड कर दी है, ये बहुत हमारे लिए कीमती है। ये काम हम खुद करने बैठते, हमें कहाँ कहाँ पे चेंज करना पड़ता है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें एंड्रॉयड पे जाते, एंड्रॉयड पे जाके ऐप में जाते, ऐप में जाके एक फ़ाइल ऐड करते गूगल जेसन की। ये जेसन की जो फाइल है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा खपने वाला चीज़ ही होती है, कहीं स्पेस तो नहीं ऐड होगी। समटाइम ऐसा ही होता है कि इसके बीच में कोई स्पेस ऐड हो जाती है, कोई 1 2 लिखा आ जाता है। इसका नेम एग्जैक्ट ये होना चाहिए। पहले हम ये मेक श्योर करते। 99% की गलती मैंने इसमें देखी है, नाम से ही नहीं होता। उसके बाद ये बिल्ड और ग्रेडल में जाते, बिल्ड और ग्रेडल में जाके यहाँ पे नीचे वर्जन्स ऐड करते फायरबेस के लिए। उसके बाद यहाँ पे आके हम क्या करते, ऐप लेवल के अलावा बिल्ड और ग्रेडल था दूसरा, उसमें जाते यहाँ पे फायरबेस के लिए ये गूगल सर्विसेज ऐड करते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे था नीचे जाके, ऊपर जाके था ये, आई थिंक गूगल का ये, मतलब इतनी चीज़ें ऐड करते और कुछ मिस होती, कहीं पे गलत जगह ऐड होती तो हम लग गए थे। ये हमें सारी की सारी उसने चीज़ें करके दे दी। ये सिर्फ एंड्रॉयड का बता रहा है। iOS के लिए उसने सारा का सारा काम करके दिया। उसने ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो सी फायरबेस की ऐप आईडी फाइल बना दी है। उसके अलावा इसने रनर के अंदर के गूगल सर्विस जेसन फाइल रख दी है। उसने सारी की सारी फाइल भी लिख दी है कि भाई जन ये सारी कन्फिग्रेशन है। मतलब उसने सारा काम हमारा कुछ 3-4 लाइन्स के ऊपर कर दिया। ये काम सिर्फ 2 साल पहले ही हुआ है, 1.5-2 साल पहले ही हुआ है, ठीक है। तो फाइनली हमारी फायरबेस कन्फिगर हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, था फायरबेस कोर का पैकेज इंस्टॉल किया था। वो क्यों किया था, इस लाइन की वजह से इशू आता है, वो क्यों आता है? वो इसलिए होता है कि प्लेटफॉर्म की ये वाली लाइन समटाइम नहीं लिखी होती। मोस्टली जितने भी मैं पुराने प्रोजेक्ट्स देखता हूँ ना, उन्होंने क्या किया होता है, मैनुअल कन्फिग्रेशन की होती है। मैनुअल कन्फिग्रेशन में कभी भी ये लाइन ऐसे नहीं होती थी, वो ऐसे होती थी लाइन, फायरबेस इनिशियलाइज ऐप। अब होता ये है कि जब इनिशियलाइज ऐप चलती है ना, वो उसको समटाइम कन्फिग्रेशन ना मिले तो वो एरर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसने ऑप्शंस में चेक्स लगा दिए, एंड्रॉयड iOS वेब। इस वजह से देखो हर प्लेटफॉर्म की अलग अलग कन्फिग्रेशन फाइल, अलग अलग कन्फिग्रेशन है। तो अगर आपको कोई ऐसा केस आता है तो मेरा ही रिकमेंडेशन ये होती है, आप सेम फायरबेस को कमांड से जाके कन्फिगर कर लो और ये वाली लाइन उधर ऐड कर दो, 100% काम हो जाएगा, 100% काम हो जाएगा। ये खुद चेक करेगा, एंड्रॉयड आया, iOS आया, वेब आया, कन्फिगर भी खुद ही करेगा, सब कुछ खुद ही करेगा, ठीक है, ओके। अब इधर थोड़े से ट्रिकी सवाल आते हैं कि एक फायरबेस के साथ, एक फायरबेस अकाउंट के साथ 2 ऐप्स कनेक्ट हो सकती हैं। एक फायरबेस के साथ, हाँ, एक फायरबेस अकाउंट, एक फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ 2 ऐप्स कनेक्ट हो सकती हैं। प्रोजेक्ट के साथ या अकाउंट के साथ? प्रोजेक्ट के साथ। ये हमने जो फायरबेस का एक प्रोजेक्ट बनाया है ना अभी भी, जिसका नाम था, एक मिनट क्या था, ये फायरबेस डेमो 1, ये इसके साथ मतलब 2 ऐप्स कनेक्ट हो सकती हैं। व्हाट डू यू थिंक? मतलब तुम्हारे पास एक ऐप है जो अभी हमने बनाई है, मैं एक और ऐप बना लेता हूँ, मैं ये सेम कमांड उधर चला देता हूँ, क्या दोनों ऐप्स मेरी कन्फिगर हो जाएंगी? प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा किधर, फायरबेस पे कि फायरबेस पे
नहीं, तो यहाँ पे होता है कि आप एक फायरबेस के साथ जितनी चाहे ऐप्स कनेक्ट कर सकते हो, लिमिटेशन नहीं होती। मतलब एक फायरबेस के साथ जितनी चाहे ऐप्स कनेक्ट कर दो। इसकी एग्जांपल ये है, समटाइम आपने ऐप्स देखी होंगी, एक की एडमिन पैनल होता है, एक का यूज़र पैनल होता है। तो एडमिन पैनल यूज़र के लिए, दोनों के लिए फायरबेस तो सेम ही होती है ना, मतलब डेटा तो एक ही जगह से आ रहा होता है। तो अगर ऐसा हो तो फिर आप दो ऐप्स में दो फायरबेस कनेक्ट करोगे, दो फायरबेस को कनेक्ट करोगे आपस में, तो एक फायरबेस के साथ मल्टीपल ऐप्स कनेक्ट हो सकती है। 2 3 4 का सीन बोल ही नहीं रहा मैं, 10 20 30 का बोल रहा हूँ, जितनी चाहे ऐप्स कनेक्ट करो। तो एक फायरबेस के साथ मल्टीपल ऐप्स कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये होता है, क्या एक ऐप के साथ दो फायरबेस अटैच हो सकती? भाई ये सवाल होते हैं, मुझसे ही इंटरव्यू में पूछे गए, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, क्या एक ऐप के साथ दो फायरबेस के अकाउंट्स कनेक्ट हो सकते हैं? व्हाट यू थिंक? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। एक ऐप के साथ दो फायरबेस अकाउंट लिंक नहीं हो सकते, क्योंकि दो कंफिगरेशन नहीं मेंशन हो सकती। अगर एक क्या कहते हैं अकाउंट के साथ मल्टीपल ऐप्स कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल होते हैं कुछ जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। चलो मान लो हमारी ये ऐप कॉन्फ़िगर हो गई है। अब यहाँ पे देखो लिखा क्या आ रहा है, एंड्रॉयड iOS वेब सेम चीज़। अब मैं पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। अगर आपका सब कुछ कनेक्ट हो गया, आप पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे देखना चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है 3 ऐप्स आपने कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 ऐप्स को खोलता हूँ, कहता अभी अभी आपने एक एंड्रॉयड की कनेक्ट किया, iOS की और वेब की। खुद ब खुद उसने कन्फिगर कर लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अगर आपने और ऐप्स कनेक्ट करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड ऐप की, आप वापस करोगे वही ऑप्शंस आ जाएंगे। आप वापस आओगे, यही कमांड्स को अपनी किसी दूसरी ऐप के टर्मिनल में चलाओ, वही चीज़ें उधर लग जाएंगी। तो यहाँ पे 6 ऐप्स हो जाएंगी, जितनी ऐप्स आप सिलेक्ट करोगे। ऐप का मकसद है एक प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड iOS वेब, ठीक है। ओके ओके, कमांड्स कहाँ से? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ऐड ऐप की ऑप्शन है, यहाँ पे फ्लटर की ऑप्शन है। फ्लटर पे जाओगे, ये 3 स्टेप्स जो है वो आ जाएंगे। आपने सबसे पहले CLI इंस्टॉल किया, SDK किया, फायरबेस लॉगिन किया, नेक्स्ट किया, पहली कमांड दूसरी कमांड नेक्स्ट किया, या आपने रन ऐप से ऊपर ऐड किया, 2 इंपोर्ट्स को ऐड कर लिया, फायरबेस कोर का पैकेज कर लिया। अब फायरबेस के कोर के पैकेज के बगैर आप फायरबेस चला सकते हो? क्यों उससे महंगा होगा तो लेना पड़ेगा। नहीं चला सकता मैं? नहीं चला सकते, ऐसे जाएगा। बिल्कुल, फायरबेस कोर का पैकेज अगर नहीं होगा तो आप फायरबेस को अपनी फ्लटर ऐप के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ये पैकेज कंपलसरी है, आप कोई भी फायरबेस की सर्विस नहीं यूज़ कर सकते अगर फायरबेस कोर पैकेज नहीं है। ओके ओके, फायरबेस कोर का पैकेज, नाम से पता चल रहा है कोर पैकेज है। अगर ये कोर पैकेज नहीं होगा तो कोई भी फायरबेस की सर्विस यूज़ नहीं होगी। अब फायरबेस की सर्विस का मकसद मतलब क्या है, नाम से पता होना चाहिए कि जब हम फायरबेस ओपन करते हैं, यहाँ राइट साइड पे बिल्ड का एक बटन बना हुआ है, उसके बाद ये रिलीज, एनालिटिक्स, इंगेज का बटन है। इन सब में फायरबेस की सर्विसेज पड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं बिल्ड का ये ड्रॉप डाउन ओपन करता हूँ, ये सारी सर्विसेज फायरबेस की आ गई। अब सबसे पहली सर्विस है ऑथेंटिकेशन सर्विस, जो हमने करनी है। ऑथेंटिकेशन सर्विस क्या होती है, जिस पे हम मैनेज कर सकते हैं यूज़र्स को और उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन। आप कोई भी ऐप खोलते हो जिस पर लॉगिन साइन अप लगा होता है, ईमेल पासवर्ड होता है, आप लॉगिन करते हो, साइन अप करते हो। सम टाइम गूगल ऑथेंटिकेशन होती है, सम टाइम फेसबुक ऑथेंटिकेशन होती है। मैंने लास्ट टाइम ये वीडियो भी दिखाई थी कि फायरबेस के अंदर सारी सर्विस ऑथेंटिकेशन। Firebase makes authentication easy for end users and developers. Most applications need to know the identity of a user so they can provide a customized experience and keep their data secure. Firebase supports lots of different ways for your users to authenticate. If your users want to authenticate with their email address, you can build that for them. Firebase Auth has built-in functionality for third-party providers such as Facebook, Twitter, GitHub, and Google. It can also integrate with your existing account system if you have one. You're given the choice about how to present login to the user. You can build your own interface, or you can take advantage of our open source UI, which is fully customizable and incorporates years of ठीक है, तो फायरबेस के ऊपर क्या होता है, हमें मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर भी मिलते हैं, मतलब गूगल ऑथेंटिकेशन, फेसबुक ऑथेंटिकेशन, ट्विटर ऑथेंटिकेशन। लेकिन एपीआई में तो हमें इस तरह तो नहीं मिलती। एपीएस के अंदर हमें नहीं वो मिलता, एक ही मिलती है। हमें एपीएस के अंदर वही ईमेल पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ता है। फिर उनके लिए हमें कोई थर्ड पार्टी फिर गूगल की सर्विस यूज़ करनी पड़ती है। एपीआई के थ्रू ये सारी की सारी ऐसे हैंडल नहीं होती।
फिर उसके लिए हमें कोई ना कोई गूगल पे ट्विटर पे जाके उनकी एपीएस को यूज़ करना पड़ता है, बट फायरबेस हमारे लिए सारा काम खुद कर रही है। फायरबेस गूगल की एपी पेड कौन सी वाली? साइन नहीं, फ्री है, लिमिटेड फ्री है। फेसबुक फेसबुक की तो आप बना ही नहीं सकते एग्जैक्ट, आपके ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होनी चाहिए, मतलब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उधर देना होता है। फेसबुक बड़ी सिक्योर हो गई है, आई डोंट नो व्हाई बट हो गई है।